हरे कृष्णा। देखो, सीक्वेंस तो सेट हो जाएगी। जैसे मैंने एक आपको संगीत की परिभाषा बताई कि गायन, वादन व नृत्य, इन तीनों क्रियाओं के समावेश को या मेल को संगीत कहते हैं। फिर मैंने संगीत की बात चली तो मैंने बता दिया कि संगीत जो है ये सामवेद से निकला है, ये ईश्वरीय कैसा है। तो सामवेद में सामगान, सामवादन वगैरह है, ये चीज़ आ गई थी। फिर मैंने बताया कि ऋग्वेद में भी किसी ऋचाएँ आती हैं, छंद आते हैं, कैसे संगीत का होता है, ये भी बता दिया। तो शिव का डमरू से किस तरह से ताल के बोल निकले हैं, मृदंग के बोल निकले हैं, तबले के बोल बने हैं आगे फ्यूचर में, जो धा कड़भिंगड़ा वगैरह जो है डमरू बजा तब उससे ये हो गया। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है ही और वो वीणा धारणी है। वीणा कई प्रकार की वीणा होती है, माँ संगीत की देवी है। गणेश जी को हम हमेशा नमस्कार करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए हम उनको, उनकी निर्विघ्न कार्य पूरा हो, गणेश जी को नमस्कार करके फिर हम माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, उनको हम प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद लेते हैं। गुरु का आशीर्वाद प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर हम प्रसाद का आशीर्वाद लेते हैं। मैंने एक चीज़ ये बता दी आपको, ठीक है। और उसके बाद में जब संगीत के बाद में ये चीज़ आ गई, फिर मैंने ये भी बता दिया कि संगीत से भी ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है। जैसे स्वर ही ईश्वर है, तो अब मान लो कि यहाँ भी आपको एक चीज़ लग गई कि हाँ चलो संगीत का इस प्रकार से ही है जो हो गया। तो अब मैंने संगीत के बाद में मैंने आपको ताल की परिभाषा सिखाई आपको। जैसे और संगीत में तीन चीज़ें आई गई थी। संगीत में गायन भी आता है, गाना बजाना भी आता है, वादन और नाचना भी आता है, यही संगीत हो गया। उसके बाद में ताल पक्ष बहुत जरूरी है, सुर और ताल। तो ताल की मैंने परिभाषा बताई कि गायन, वादन व नृत्य, इन तीनों क्रियाओं के मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। अब जो है ताल को रिदम भी बोलते हैं, और अब पैमाना यानी यूनिट होते हैं। तो अब ये 6 यूनिट का दादरा, 8 यूनिट का कैरवा, 16 यूनिट का तीन ताल, मैंने आपको ये बता दिया। मैंने आपको फिर ये जो है मात्राएं होती है, वो बीट होती है, जैसे टिक 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 टिक, ये मात्राएं हैं, ये बीट है, बीट के हिसाब से होता है। मैंने बताया वेस्टर्न में 6 और 8 बीट्स पे सारा है, और हमारे यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 वगैरह 17, 19 कई मात्राओं में हमारा यहाँ पर होता है। मैंने आपको ये बता दिया। फिर मैंने आपको मेट्रोनोम बता दिया था एक, ये मेट्रोनोम इस तरीके से होता है जिससे कि हम ताल को, मतलब एक मेट्रोनोम ये एक ताल मीटर है, एक प्रकार से रिदम का मीटर है जो माप रहा है आपको। मेट्रोनोम क्या कर रहा है, एक तरह से ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक तबला मान लो इसको आप, एक तरह से कि जो आप ताल में नहीं आ रहे हो तो आपको कोई भी गाना बजाना करोगे, नाचना करोगे तो ताल में आ जाए, बेताला नहीं हो। ये तो बहुत लोग मतलब कि गा बजा अच्छा लेते हैं लेकिन वो ताल में नहीं होते हैं। यहाँ मैंने बता दिया। फिर मैंने एक बार बता दिया, आप चाहे कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन ताल का चैप्टर जो है आपकी बुद्धिमत्ता से, IQ से, स्मरण शक्ति से रिलेटेड नहीं है, ये आपके नर्व सिस्टम से रिलेटेड है। जिस प्रकार से कोई शराब पीने के बाद में, अल्कोहल लेने के बाद में उसका जुबान की रिदम भी लड़खड़ा जाती है, पाँव की रिदम लड़खड़ा जाती है, तो उसका उसी प्रकार से अगर नर्व सिस्टम में अगर उसका टाइमिंग सेट नहीं है तो वो क्या होता है कि वो अपना गलत, जैसे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगत, अब धुन किधर जा रही है, ताल किधर जा रही है, ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग सीख तो लेते हैं लेकिन वो ताल के साथ में, जैसे तबला ड्रम शुरू होता है, बजा नहीं पाते हैं, इसका मतलब टाइम सेट नहीं है। फिर मैंने बताया टाइम वही है जो घड़ी है, जैसे घड़ी को हम ट्यून नहीं करते हैं, घड़ी का टाइम हम सेट करते हैं, उसी प्रकार से हम ताल को भी हम ब्रेन में, हम नर्व सिस्टम से सेट करते हैं, उसको हम ट्यून नहीं करते हैं। ट्यून हम स्वर को करते हैं और सेट हम टाइमिंग को करते हैं, ताल को करते हैं। मैंने आपको ये बता दी। फिर किसी के मैंने बताया, किसी के 5 स्टार आते हैं, किसी के 4 स्टार आते हैं, किसी के 3 स्टार आते हैं। तो उसमें फिर मैंने ये कहा था कि जैसे कि मान लो 1 से 5 की दूरी ज़्यादा है, तो अगर 5 से 1 पे आना है तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको सेट होने में, सुइया को। और एक सुई 1 और 2 पर है, 2 से 1 पे लाना तो टाइम कम लगेगा, जल्दी आ जाएगा, पूरी दूरी कम है। सेम उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी नर्व सिस्टम से हम टाइम को सेट कर सकते हैं।
अब हम बात करें कि हम स्वर की बात करें कि मुख्य स्वर 7 होते हैं, तो मुख्य स्वर 7 में सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 हो गए। और अब मैंने कहा था कि जो ये 7 स्वर, जो अब 7 स्वर और फिर क्या होते हैं कि कुल स्वर 12 होते हैं, क्योंकि सा अपने क्या होते हैं कि राजा है, मैंने दादाजी कह लो सा को, और प है जो उनको पिताजी कह लो उनको, तो ये दोनों तो अचल हैं, अड़िग हैं, इनका कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो है वो सब हिलते हैं, बच्चे हैं, तो रे है वो 2 हो गए, ग है वो 2 हो गए, माँ है वो 2 हो गए, धा है वो 2 हो गए, और नी है वो 2 हो गए। तो ऐसे करके 10 ये और 2 वो, सा और प 12, तो 12 ये हो गए। अब क्या होते हैं कि 7 स्वर शुद्ध थे, सा रे गा मा पा धा नी। अब क्या होता है कि सा के बाद में एक शुद्ध रे, एक कोमल रे, एक शुद्ध गा, एक कोमल गा, एक शुद्ध माँ, एक तीव्र माँ, क्योंकि टॉन टॉन सेमीटोन, टॉन 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 सेमीटोन के कारण अब माँ को कोमल नहीं किया जा सकता। माँ को कोमल करेंगे तो वो गा हो जाएगा वो, इसलिए माँ को क्या करना पड़ा, तीव्र करना पड़ा, माँ को शार्ट पे जाना पड़ा, तब वो तीव्र माँ हो गया। तो ये तीव्र माँ हो गया। ध 2 होते हैं, एक शुद्ध और एक कोमल, नी 2 होते हैं, एक शुद्ध और एक कोमल। अब मतलब कि जो है, अब आपका तीव्र स्वरों को अंग्रेजी में शार्प कहते हैं और कोमल स्वरों को फ्लैट कहते हैं। अब जो ये 7 स्वर यानी 12 स्वर जो हो गए टोटल, ये 12 स्वर जिस घर में रहते हैं उसको हम सप्तक कहते हैं। वो अंग्रेजी में उसको ऑक्टेव कहते हैं। मुख्य सप्तक 3 होती हैं, मध्य सप्तक, मंत्र सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक है। अब उसके बाद में 2 सप्तक और भी जोड़ सकते हो कि अति मंत्र सप्तक और अति तार सप्तक। इसे हम इंग्लिश में मीडियम ऑक्टेव, लो ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव बोलते हैं। 2 और जोड़ते हैं तो हम 2 लो ऑक्टेव और 2 हाई ऑक्टेव आते हैं। तो 3 तो मुख्य थी, 2 और जुड़ने से 5 सप्तक हो गई। हारमोनियम 3 साढ़े 3 सप्तक का होता है और सिंथेसाइजर जो स्टैंडर्ड साइज के मिलते हैं, ये जो है ये आपके ये 5 सप्तक के होते हैं। और जो पियानो होता है वो आपका 8 सप्तक का होता है, 8 ऑक्टेव का होता है। एक मैंने आपको ये बात बता दी। फिर मैंने बताया कि शुद्ध स्वरों का जो है, ये शुद्ध स्वरों में क्या होता है कि कोई ऊपर नीचे कोई डंडी नहीं होती है, लेकिन कोमल स्वरों में नीचे डंडी होती है। रे लिख करके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी उसकी छोटी सी, तो वो कोमल हो गया। और अगर मैं ऊपर डंडी खड़ी लकीर खींच देता हूँ तो वो तीव्र हो गया। तो खड़ी लकीर वाला तो एक स्वर है पूरे 12 स्वरों में से, वो है तीव्र माँ। बाकी 4 स्वर जो है जो कोमल हैं इसके अंदर, उनके नीचे वो डंडियां हैं और बाकी की डंडी नहीं। तो कहने का मतलब जिन स्वरों के ऊपर नीचे को डंडी नहीं लगती वो शुद्ध स्वर, जिन स्वरों के नीचे डंडी लगती है वो कोमल स्वर, जिस स्वर के ऊपर डंडी लगती है वो तीव्र स्वर हो गया। तो ये आपके स्वरों की बात भी इसके अंदर आपकी आ गई। तो और उसके बाद में मैंने ऑक्टेव का पता कैसे लगाते हैं कि भाई जो मध्य सप्तक है उसमें ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं होगी, तो वो मध्य सप्तक है। अगर आपने बिंदी देख ली, एक बिंदी ऊपर देख ली किसी स्वर के, तो वो तार सप्तक है। एक बिंदी नीचे देख ली, नी लिख करके नीचे बिंदी लग गई, तो तुरंत समझ जाना कि ये मंत्र सप्तक है। और नीचे 2 बिंदी लग गई तो अति मंत्र सप्तक, ऊपर 2 बिंदी लग गई तो अति तार सप्तक। तो 5 ऑक्टेव को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। और ये वही 2 लो मैंने ऑक्टेव के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये स्वर लिपि चिन्ह कहलाते हैं, ये साइन हैं, ये आपके नोटेशन वगैरह के जो फ्यूचर में काम आते हैं। और इस तरह के और भी साइन आपके फ्यूचर में आएंगे। ताल के साइन अलग आएंगे, मुर्कियों के साइन अलग आएंगे, गमक के साइन अलग आएंगे आपके, और कंबाइंड स्वरों के साइन अलग आएंगे, मात्राओं के साइन अलग आएंगे। तो एक चैप्टर है स्वर लिपि चिन्ह परिचय का, तो उससे आप फ्यूचर में ना सिर्फ नोटेशन को अच्छी तरह रीड कर सकते हो, आप उस नोटेशन को राइट भी कर सकते हो। ठीक है, ईयर ट्रेनिंग चलो हमने दे दिया आपको। ईयर ट्रेनिंग से आप बजा तो लिया आपने, लेकिन अगर आपको लिख के किसी को देना पड़े तो उसके लिए ये चीज़ आपके काम आएगी। मात्रा की परिभाषा और बता देता हूँ आपको मैं कि एक सी गति में गिनती गिनना मात्रा कहलाती है। जैसे घड़ी की टिक टिक, मात्रा को अंग्रेजी में बीट भी बोलते हैं। उसके बाद में मैंने संगीत के एक बताया था कि संगीत नाद के बारे में बताया था आपको मैंने कि जैसे नाद होता है कि ब्रह्मनाद, शंखनाद वगैरह, तो वायु और अग्नि के जो संयोग से जो उत्पन्न होता है वो नाद कहलाता है। वायु और
वायु और अग्नि के संयोग से जो चीज़ उत्पन्न होती है वो मैं बताता हूँ। थोड़ा नाद का मैंने बताया, थोड़ा भूल रहा था मैं, आज भी थोड़ा भूल रहा हूँ, ये कोई बात नहीं। मैंने घर्षण होता है ना वायु, तो ये नाद की उत्पत्ति होती है ना। तो ये नाम है कैरवा, दादरा, तीन ताल, इनको हम संगीत की भाषा में ठेका बोलते हैं इसको हम, कि कौन सा ठेका लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका ये पिच होता है कि जैसे, और एक इसमें आपका वो हम आगे ट्रेनिंग और बताएंगे आपको एक चीज़ और बताई कि टेम्पो, और हमने स्पीड के बारे में भी बता दिया था कि जब अपन टेम्पो जब चेंज करते हैं तो पिच भी चेंज होता है। सॉरी, जब टेम्पो चेंज करते हैं तो पिच चेंज नहीं होता है, और जब हम स्पीड चेंज करते हैं तो साथ में वो पिच को भी शिफ्ट कर देता है। इसलिए ये टेक्निकल चीज़ है जो आपके भविष्य में काम आएगी। मेट्रोनोम के बारे में बता चुका हूँ। कहा था कि जो बाउंसिंग बॉल वगैरह का जो सॉफ्टवेयर वगैरह और मैं जो आपको बताऊंगा, इसमें आपका जिस तरह से मैं आपके कानों को पक्का कर रहा हूँ, सुर को पक्का कर रहा हूँ, वैसे ही ताल को बहुत पक्का करने के लिए मैंने कहा था कि 32 सेकंड में एक मात्रा, और एक मात्रा को 32 सेकंड में लेना, और 32 सेकंड में एक मात्रा को लेना, इस तरह से दोनों है। तो ये आपको स्थिरता, धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, इतना बहुत धैर्य चाहिए आपको इसमें, इतनी आपको मतलब वो हो जाता है कि देखिएगा कि एक के बाद में दूसरी मात्रा उतने ही टाइम इंटरवल के बाद में आएंगे। एक मैंने और बताया कि ये इंटरवल जो होता है बराबर होता है 1 और 2 के बीच का इंटरवल बराबर, 2 और 3 का, 3 और 4, और 4 से वापस 1 करना, तो उतना ही इंटरवल भी सबका बराबर होता है। अगर इंटरवल में बराबर नहीं रहेगा तो ताल बिगड़ जाएगी। जैसे अब घड़ी का टाइम कई बार बिगड़ता है तो इंटरवल का फर्क आ जाता है, तो घड़ी का टाइम भी बिगड़ जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया था आपका मैच और नॉन मैच, एक शब्द ये बताइए आपको, फिर एक मैचिंग, मिक्सिंग, एक ट्यूनिंग, हमने दूसरा शब्द बताया। तो ये मैचिंग, मिक्सिंग, ट्यूनिंग ये क्या है, ये टाइटल क्या है? तो हमारा मेन टाइटल है मतलब कि ईयर ट्रेनिंग है, और सब टाइटल है इसका मैचिंग, मिक्सिंग, ट्यूनिंग, और उसके बाद में इसका मेथड है मैच और नॉन मैच, प्लस माइनस इक्वल वगैरह, ये सारा इसका मेथड। और अब जैसे अब हम बात करते हैं, जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि जैसे मान लो कि एक मतलब हम यहाँ 2 चीज़ लेकर चलते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन, कि एक तो है कि सोर्स साउंड, और एक जो है उसकी डुप्लीकेट यानी डेस्टिनेशन साउंड उसकी होती है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ जब अगर मैच हो जाती है तो कैसा लगता है, जैसे कोई हिलती हुई चीज़ स्थिर हो गई हो, रुक गई हो, और अगर वो मैच नहीं होती है तो ऐसा लग रहा है कि वो ध्वनि हिल रही है, साउंड हिल रही है, कुछ चीज़ हिल रही है। जैसे ही मैच होगा वो अपने आप एक स्थिरता आ जाती है। तो ये मैच और नॉन मैच का पता लगाने का एक तो ये तरीका है कि आप हिलना, स्थिरता और नई स्थिरता से पता लगा सकते हैं। दूसरा, आप मैच और नॉन मैच का पता लगाने का एक चीज़ होती है कि एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि अगर मान लो कि वो सुनाई देनी बंद हो जाए, अगर थोड़ी वॉल्यूम कम है तो उसकी, तो समझ लो कि मैच हो गया है। और अगर आपको उससे ध्वनि वॉल्यूम ज़्यादा है, कम ध्वनि है और दूसरा स्वर है तो भी वो सुनाई देगा। यानी कि अगर सेम स्वर होगा तो दोनों में से जो भी अगर कम वॉल्यूम पे होगा उसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी, और अगर कोई मैच नहीं होगा तो और दूसरा स्वर को उठा ले लिया जो नॉन मैच है, नॉन मैच को बजा दिया, तो वो क्या होगा कि वो सुनाई देगा, चाहे वॉल्यूम आप कितनी कम कर दो फिर भी वो सुनाई देगा। मैंने ये मैच और नॉन मैच का बताया था। अब उसके बाद मैंने साउंड ग्राफ बताया था कि मैंने प्लस माइनस इक्वल के बारे में बताया कि कोई भी चीज़ को माप को हम देखते हैं तो हम 2 चीज़ देखते हैं कि जैसे 2 को खड़ा किया तो उनमें से एक छोटा है तो उसको हम डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि ये इससे माइनस में है और ये प्लस में है। लेकिन अगर पूछ लें कि कितना प्लस माइनस में है तो डिग्री ऑफ प्लस, डिग्री ऑफ माइनस आता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी कि भाई अगर मान लो मैच नहीं हुआ, पहले तो ये पूछा जा रहा है कि मैच या नॉन मैच, तो बोल दिया नॉन मैच। मैच है तो ना तो फिर प्लस माइनस का बात सवाल ही नहीं है, और अगर नॉन मैच है तो फिर ये बताना पड़ेगा कि वो प्लस में है या माइनस में है। फिर और एडवांस में जाओगे तो प्लस में है तो कितना प्लस में है, और माइनस में है तो कितना माइनस में है। यहाँ पर आपको जंप और रन काम में मेथड आएगा, है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि रनिंग में होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये पास में ही है, और जंपिंग में होगा तो लगेगा दूर है। तो वो भी मापने में आपको आसानी रहेगी कि ये कितना प्लस में है या कितना
माइनस में है। अब जो प्लस और माइनस का पैसा पता कैसे लगाना है हमको, मैच का हमने बता दिया आपको, 2 मेथड बता दिए मैच के, कि मैच के 2 तरीके से आप पता लगा सकते हो मैच का। और अगर उसके बाद में अब आपको प्लस माइनस का पता लगाना है कि ध्वनि प्लस में है या माइनस में है, तो बहुत ही ये आसान तरीका है कि जब आपको लगे कि आपको जब तनाव, पहली आवाज़ से दूसरी आवाज़ में तनाव लगे आपको, तो समझ जाना वो दूसरी आवाज़ पहली आवाज़ से दूसरी आवाज़ प्लस में है, और पहली आवाज़ से दूसरी आवाज़ में आपको रिलैक्स लगे तो समझ जाना वो माइनस में है। और जितना प्लस में होगा उतना ही तनाव बढ़ेगा, और जितना माइनस में होगा उतना ही रिलैक्स बढ़ेगा। क्योंकि मेडिटेशन वगैरह किए जाते हैं ये लो ऑक्टेव में किए जाते हैं, कभी भी मिड ऑक्टेव या हाई ऑक्टेव में मेडिटेशन नहीं किए जाते हैं। क्योंकि वो स्थिरता है और वो रिलैक्स मिले, रिलैक्सेशन साउंड लो ऑक्टेव में होती है। ये आप एक एग्जांपल इसका देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला सोनू सोनू, ये एक तरह से मैच है, कोई प्लस माइनस की बात ही नहीं हुई। एक में बोला सोनू सोनू, ये डेफिनेटली माइनस में है, क्योंकि मैं कूल हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जो तनाव था, जो टेंशन था कम हो गया, गले का पिच कम हो गया, मेरा पिच कम हुआ तो माइनस, पिच बढ़ गया तो प्लस। अब जैसे मैंने बोला सोनू सोनू इक्वल सोनू सोनू, पहली से दूसरा सोनू माइनस, मैंने बोला सोनू सोनू, ये प्लस हो गया। यहाँ आप भ्रुकुटी को देखकर भी पता लगा सकते हो कि आपका यहाँ पर ये प्लस में जा रहा है। अब एक चीज़ इसमें, इसी मेथड में आप रनिंग जंपिंग का मैं बता चुका हूँ, इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे फीलिंग्स वाले भाव से सारे, यहाँ पे बच्चा मुस्कुरा सा रहा है, सारे, बच्चा उदास सा हो गया है, तो इस प्रकार से भी आप फीलिंग्स में आपको एक छोटी कहानी बना करके, जैसे बच्चा कह रहा है मैं चॉकलेट क्यों दूँ, अपनी चीज़ आगे करके हाथ को पीछे कर लिया, तो इस प्रकार से फीलिंग्स से भी आपकी एक चीज़ें आओगी, फ्यूचर में काम आएगी आपके।